बाइनरी फ्रेमिंग, और मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। हाल ही में ऐसी एक और चर्चा धुरंधर के बारे में हो रही है। अब खुद से पूछिए, क्या ये फिल्में हैं या उससे कुछ ज्यादा पावरफुल? लेकिन उसके बावजूद अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते कि वह कब न केवल खुद प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, बल्कि उस प्रोपेगेंडा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा। क्योंकि प्रोपेगेंडा सबसे पहले आपकी भावनाओं को निशाना बनाता है, और उसमें भी कौन सी भावनाएं ज्यादा हों। इजराइल में जो जाकर बम गिर रहे हैं उस समय आपको ह्यूमन स्टोरीज दिखाई जा रही, और जिस समय ईरान में जाकर बम गिर रहे हैं उस समय आपको हथियारों के स्पेक्टिकल्स दिखाई जा रहे हैं। क्योंकि सत्ता और प्रोपेगेंडा का रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। लेट अस बी ऑनेस्ट फॉर एटलीस्ट वंस। आप किसी चीज में इसलिए यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वह सच होती है, बल्कि आप इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वो आपको सच लगती है। और ये एग्जैक्टली वह तरीका है जिससे प्रोपेगेंडा काम करता है। प्रोपेगेंडा को आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस इतना मजबूती से आपको महसूस कराना होता है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। यू शुड स्टॉप क्वेश्चनिंग। एक कहानी जो चुपचाप आपके दिमाग में हासिल होती है किसी एक फिल्म के जरिए, किसी हेडलाइन के जरिए, या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी शॉर्ट या रील के जरिए, और आपको पता भी नहीं लगता कि वही कहानी तय करने लगती है कि आप क्या मानते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, यहां तक कि आप किससे नफरत करते हैं। जरा सोचिए उन एकदम तीव्र किस्म के इमोशनल रिएक्शंस के बारे में जो आपको कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी फिल्में देखने के आसपास महसूस हुए थे। आपने उन्हें महसूस किया, उन पर बहस की, और कई मामलों में उन कहानियों ने आपकी सोच को बदल दिया या आपकी सोच उन पर डिपेंडेंट हो गई। हाल ही में ऐसी एक और चर्चा धुरंधर के बारे में हो रही है। अब खुद से पूछिए, क्या ये फिल्में हैं या उससे कुछ ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि कहानी कहने और प्रभाव डालने के बीच की उस पतली रेखा को समझिए। यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं, और वो है प्रोपेगेंडा। ये सबसे असहज किस्म की सच्चाई है कि आपको प्रोपेगेंडा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद आपको ढूंढ लेता है। ये वीडियो आपको इसीलिए जरूरी देखना चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लैरिटी बहुत रेयर है। ऐसे में मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन आज कई पारंपरिक खतरों से ऊपर दुनिया के सबसे बड़े खतरों में शामिल हो गई है। इसलिए प्रोपेगेंडा को समझना अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, विकल्प नहीं है। अब ये एक नेसेसरी स्किल है, एक तरह का सर्वाइवल स्किल है। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन फिर भी देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो एक प्राइमर है, एक कायदा है जो ये सिखाने की कोशिश करेगा बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, लेकिन फिर भी शायद थोड़े पावरफुल तरीके से, कि प्रोपेगेंडा है क्या, ये कैसे काम करता है, आप इसे पहचाने कैसे, और ऐसे में आप क्या करें कि प्रोपेगेंडा आप पर थोड़ा कम काम करे। तो समझना शुरू करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि हम जब इस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं तो एक फिल्म के प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहे हैं, एक किसी एग्जाम्पल भर की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्रोपेगेंडा को सैद्धांतिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा के बारे में सबसे पहली गलतफहमी ये है कि नॉर्मली लोग उसे मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो कोई सफेद झूठ है, ब्लैटेंट लाई है, या फिर वह गवर्नमेंट मैनिपुलेशन भर है। सच्चाई ये है कि इट इज फार मोर सटल एंड फार मोर परवेसिव, क्योंकि ना केवल ये बहुत सूक्ष्म चीज है, ये बहुत व्यापक चीज भी है। जो एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वही एपीए जो कि एकेडमिक्स वाले लोग जानते हैं, जिसके आधार पर हम लोग नॉर्मली रेफरेंसेस देते हैं एपीए फॉर्मेट। उस एपीए में प्रोपेगेंडा को डिफाइन किया गया है कि इट्स एन इंफॉर्मेशन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन और बिहेवियर, ऑफन बाय अपीलिंग टू इमोशंस रादर देन रीजन। क्या महत्वपूर्ण बात है? भावनाओं को अपील करके बजाय तर्क को अपील करने के। आपको जब कोई कोशिश करता है तब हम उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। और आपने ध्यान दिया, इस परिभाषा में यह नहीं कहा गया है कि प्रोपेगेंडा हमेशा झूठा होता है। दरअसल सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोपेगेंडा जो है वो अक्सर झूठ पर आधारित नहीं होता, वो पार्शियल ट्रुथ पर आधारित होता है। उसमें एक किस्म का आंशिक सत्य होता है। वी आर लिविंग इन एन एरा जहां पर फैक्ट्स जो हैं उनका कंपटीशन दूसरे फैक्ट्स के साथ नहीं है, लाइज के साथ नहीं है। फैक्ट्स का कंपटीशन इमोशंस के साथ है, नैरेटिव्स के साथ है। ओवरशैडो, न्यूएंसेस, स्पीड, डिफीट्स, कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां तथ्य जो हैं उनकी लड़ाई आपकी भावनाओं, इमोशंस के साथ है। नैरेटिव्स जो हैं वो सूक्ष्मताओं को
का दमन कर रहे हैं। स्पीड जो है वह वेरिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हम एक ऐसे वातावरण में हैं जहां प्रोपेगेंडा को थ्राइव करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ना कि प्रोपेगेंडा है क्या। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा। एट इट्स कोर प्रोपेगेंडा इज अबाउट कंट्रोल ओवर परसेप्शन। कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा का मतलब है कि आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं जो हैं उन पर नियंत्रण करना। यही प्रोपेगेंडा का उद्देश्य है। सच या झूठ प्रोपेगेंडा का उद्देश्य नहीं है। इसका काम यह तय करना नहीं है कि कोई चीज पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से झूठ है। इसका फोकस ही इस बात पर है कि क्या दिखाना है, क्या छिपाना है, वो रियलिटी को कैसे फ्रेम करना है। प्रोपेगेंडा आपको केवल इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता है, आपके सोच को आकार देने की कोशिश करता है। वह तय करता है कि पढ़ने वाला या देखने वाला घटनाओं, तथ्यों और कहानी को कैसे समझेगा। वह आपको यह महसूस करा सकता है कि आपके विश्वास जो हैं वो पूरी तरीके से अपने हैं, जबकि दरअसल वे डायरेक्ट किए गए होते हैं। प्रोपेगेंडा एक दिन में पैदा नहीं होता, सदियां लगी हैं प्रोपेगेंडा को विकसित होने में। राजनीतिक भाषणों में दिखाई देता है, पैम्फलेट्स में दिखाई देता है, रेडियो, टेलीविजन और आजकल सोशल मीडिया पे भी दिखाई देता है। इनइफेक्टिवनेस, लाइज जो है, जो झूठ है, वह सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर परसुएशन जो है वह कहानियों के तहत आता है। अभी हाल में मैंने एक पूरा का पूरा वक्तव्य इस बात को समझाने के लिए दिया कि प्लीज इस बात को समझिए कि कहानियों को अनसुना कैसे करना है। आपके परसेप्शन आजकल कहानियों से तय होती है, स्टोरी टेलिंग से तय होती है। इसलिए कहानियों को अनसुना करना या कहानियों की पावर को समझकर उसे काउंटर करना सीखिए, क्योंकि यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। परसुएशन जो है वो स्टोरी टेलिंग के तहत आता है, कहानी कहने में छिपा हुआ होता है। और इस कहानी को कहने का जो तरीका है उसमें एक ऐसा नैरेटिव बनता है, ऐसा नैरेटिव, एकदम अविश्वसनीय किस्म का नैरेटिव, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते कि वह कब न केवल खुद प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, बल्कि उस प्रोपेगेंडा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने लगे। आपको वो कभी सच लगता है, कभी एक कॉमन सेंस जैसा लगता है, कभी आपको वो मोरल, नैतिक भी दिखाई देता है। तो कैसे समझे? मैं कहता हूं देयर आर 3 पिलर्स ऑफ प्रोपेगेंडा जिन्हें आप पहचानिए। पहला पिलर ऑफ प्रोपेगेंडा इज इमोशनल मैनिपुलेशन। यह उसका सबसे शक्तिशाली किस्म का स्तंभ है जिस पर टिका हुआ है प्रोपेगेंडा। भावनाओं पर नियंत्रण करना, तथ्यों पर आधारित जो रिपोर्ट है, तर्क है, लॉजिक है, उस पर नहीं, भावनाओं पर। क्योंकि प्रोपेगेंडा सबसे पहले आपकी भावनाओं को निशाना बनाता है, और उसमें भी कौन सी भावनाएं ज्यादा होंगी? डर, गुस्सा या प्रतिशोध, गर्व, शर्म या फिर विक्टिम होने का भाव। आपके अंदर अगर कोई नैरेटिव ये पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, या आप में गुस्सा लाने की कोशिश कर रहा है, या आप में प्राउड महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, या आप विक्टिम है का भाव आप में लाने की कोशिश कर रहा है, ये इमोशंस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइमरीली कि कोई नैरेटिव इनको पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तब समझ जाइए कि इसके प्रोपेगेंडा होने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाले इमोशंस आपकी रीजनिंग को कम करते हैं। इन इमोशंस के आने से आपकी जो रीजनिंग है वो दबती है, ये आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इस तरह के इमोशनल और लोडेड कंटेंट जो हैं वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि फिलहाल रीजनिंग को छोड़ दीजिए, फिलहाल इन पे यकीन कीजिए, बह जाइए। कभी आपको सहानुभूति की जरूरत पड़ती है, कभी आपको बदला लेने की जरूरत पड़ती है, कभी आप थका हुआ या सदमे में महसूस करते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं? आपको इन इमोशंस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का मन करता है, और यही तो प्रोपेगेंडा चाहता है। आप फिर इन कहानियों को दूसरी जगहों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये हुआ पहली चीज। अब दूसरी चीज पर आते हैं। दूसरी चीज है द सेलेक्टिव ट्रुथ। इट इज एब्सोल्युटली राइट कि आजकल कोई भी सत्य सबका नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जब आप सत्य को चुनना शुरू करते हैं, ये वाला सत्य, सेलेक्टिव ट्रूथ, तो प्रोपेगेंडा जो है वास्तविक, रियल बनने लगता है। क्योंकि आपने सच का एक छोटा सा हिस्सा लिया उसमें,
वो पूरी तरह से झूठ चीज नहीं थी। आखिर ऑब्वियसली कश्मीर फाइल्स जो इस बात को कहती है वो घटना हुई तो थी ना, वो छोटा सा हिस्सा तो है ही ना। उसके बाद बनने वाले नैरेटिव में प्रोपेगेंडा आएगा, लेकिन घटना तो है ही ना, आपने उतना हिस्सा उठा लिया ना। बस यही सेलेक्टिव ट्रुथ। आप सत्य का कुछ हिस्सा तो उठाते ही हैं, और इस सत्य का यह हिस्सा बहुत सारे तथ्यों को छुपाता है और कुछ तथ्यों को दिखाता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण तैयार करता है जो लगता विश्वसनीय है लेकिन होता अधूरा है। ये आपको किसी फिल्म में दिखाई देगा, न्यूज रिपोर्ट में दिखाई देगा, जब आप एक ही समूह के दुखों को दिखा रहे होंगे। युद्ध चल रहा है, इजराइल में जो जाकर बम गिर रहे हैं उस समय आपको ह्यूमन स्टोरीज दिखाई जा रही, और जिस समय ईरान में जाकर बम गिर रहे हैं उस समय आपको हथियारों के स्पेक्टेकल्स दिखाई जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा हिस्सा लिया जा रहा है और कौन सा हिस्सा छिपाया जा रहा है, क्योंकि दर्द तो दोनों तरफ हो रहा होगा, कष्ट तो दोनों तरफ हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा स्तंभ है जिसे हम कहते हैं बाइनरी फ्रेमिंग, और मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा पहचानने का यह सबसे आसान तरीका है। जब आपको ट्रुथ बाइनरी फ्रेमिंग में दिखाई दे, ये या ये दो विपरीत पक्ष, और उन पक्षों में एक पक्ष सत्य, दूसरा पक्ष असत्य, जब भी ऐसा दिखाया जाएगा, जब भी बाइनरी फ्रेमिंग होगी किसी स्टोरी टेलिंग में, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, इसमें एक विक्टिम होगा, दूसरा विलेन होगा, एक गुड होगा, दूसरा इविल होगा, एक हम होंगे, दूसरे अन्य होंगे। सो इट्स गुड वर्सेस इविल, अस वर्सेस देम, विक्टिम वर्सेस विलेन। इतनी सरल जिंदगी होती नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली ऐसा दिखाता है। तो अगर आपको पहचानना है कि प्रोपेगेंडा है या नहीं, पूछिए क्या बाइनरी फ्रेमिंग है क्या? अगर बाइनरी फ्रेमिंग है तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली यह प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा को चाहिए होती है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्स चीजों में जब जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपका दिमाग काम करने लगेगा ना, और दिमाग ये तो प्रोपेगेंडा का दुश्मन है। रीजनिंग प्रोपेगेंडा का दुश्मन है। So if something is being served with clarity and simplicity, overlooking the complexity, in binary framing, most likely it is a propaganda. So finding propaganda is not that difficult. ध्यान रखना, इस बाइनरी फ्रेमिंग के और बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि बाइनरी फ्रेमिंग का मतलब होता है कि पोलराइजेशन आसानी से हो। आप अपनी साइड में, आर साइड, ठीक है ना, अपने पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आपका पक्ष जो है वो राइटियस होगा, वो एकदम सत्य का पक्ष होगा, धर्म का पक्ष होगा, एकदम अच्छे का पक्ष होगा, और विपरीत पक्ष बुरा होगा, अदर साइड वो इविल होगा। कितना आसान है। और ऐसे में पोलराइजेशन में अपने पक्ष में जाके खड़ा हो जाना बहुत स्वाभाविक दिखाई देता है ना। दो पक्ष हैं जी, एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है। आप हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं। आप अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। कितना सिंपल पोलराइजेशन। सो बाइनरी फ्रेमिंग helps in polarization also, and propaganda usually write the same. हिटलर ने भी किया था, अब लगातार होता है, कोई नई चीज नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा को न्यूएंसेस से दुश्मनी है। क्योंकि न्यूएंसेस जब होते हैं तब आप बहुत गहरा और शांत तरीके से सूक्ष्मताओं पर विचार करना शुरू करते हैं, और सूक्ष्मताएं जो हैं वो प्रोपेगेंडा का दुश्मन होती है। तो हमने तीन स्तंभों की बात की, इमोशनल मैनिपुलेशन की बात की, सेलेक्टिव ट्रुथ की बात की, और बाइनरी फ्रेमिंग की बात की। ये पहचानना पहली आपकी प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो आपका पहला मोर्चा है, जो आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है, वो इन्हीं कुंजियों में है। आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सिनेमा को ले सकते हैं, आप अखबारों को ले सकते हैं, आप उपन्यासों, साहित्य को ले सकते हैं। इन सभी जगहों पर सोशल नैरेटिव को आकार देने की कोशिश होती है, और जब भी सोशल नैरेटिव को आकार देने की कोशिश की जाएगी, प्रोपेगेंडा की गुंजाइश रहेगी। मतलब चलिए कुछ फिल्मों के आधार पर बात करें तो हमने बात की कश्मीर फाइल्स की बात की, हमने केरला स्टोरी की बात की, धुरंधर की बात की। इन सब चीजों से पता लगता है कि इन चीजों में सत्य का कोई छोटा सा हिस्सा लिया जाएगा और फिल्म बनाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल रियलिटीज पे फिल्म बनाना कोई बुरी बात है। जर्मनी में जब ज्यूज के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा था तो उस पर कई फिल्में बनी, और दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्मों से शिंडलर्स लिस्ट की बात की जाती है, लाइफ इज ब्यूटीफुल की बात की जाती है, इवन इराक युद्ध पर टर्टल्स कैन फ्लाई की बात की जाती है। लंबी एक सीरीज है जिन पर ऐसी फिल्में बनाई गई। अगर मान लीजिए इस तरह के जेनोसाइड के खिलाफ, इस तरह की युद्ध के खिलाफ कोई फिल्म बनाई जाएगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि लोग समझ सकें कि नफरत
और कट्टरपंथी सोच जो है उसका अंजाम कितना भयावह होता है, युद्ध का अंजाम कितना भयावह होता है। और मकसद ये होगा कि इंसानियत पर फिर से विश्वास जागे, लोग कहें कि ये अन्याय के खिलाफ ह्यूमैनिटी है वो जीते। यही आपको शिंडलर्स लिस्ट में दिखाई देता है, या टटस कैन फ्लाई में देखता है। टटस कैन फ्लाई को बाद आपको अक्सर मन करेगा कि आप कहें कि दुनिया से युद्ध समाप्त हो जाए। ऐसी कुछ और फिल्में भारत के संदर्भ में भी आपको दिखाई देती हैं, आर्टिकल 15 की बात बहुत बार की जाती है। लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या ये होता है कि दूसरे पक्ष को पहचाना जाए और उसके खिलाफ नफरत रखी जाए। ये कहा गया कि ठीक है, ज्यूज के खिलाफ मान लीजिए क्रिश्चियंस का एक तरह का जेनोसाइड चल रहा था, तो क्या शिंड्लर्स लिस्ट ये पैदा करने की कोशिश करती है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत आ जाए? नहीं करती। आर्टिकल 15 देख करके आपको ये लगता है कि नहीं नहीं, अपर कास्ट के खिलाफ कोई नफरत आ जाती है? नहीं आती है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रोपेगेंडा होगा, तब वह बाइनरी फ्रेमिंग करेगा और वह यह उम्मीद करेगा कि एक पक्ष के साथ खड़े हो जाएं और दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़े हो जाएं। उनके प्रति आपके मन में नफरत आ जाए, किसी पूरी कम्युनिटी को लेकर आप नफरत महसूस करने लगे। अगर कोई फिल्म, कोई किसी भी किस्म का कल्चरल प्रोडक्ट ये करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही भद्दी चीज है, निकृष्ट किस्म की चीज है। ये प्रोपेगेंडा होने की सारी शर्तों को पूरा कर रही है। Equally important is one more thing which is very close to my understanding, which I have been talking about. इसका तो कहना है कि प्रोपेगेंडा का संबंध पावर के साथ क्या है, इससे भी तय हो जाता है कि कोई चीज प्रोपेगेंडा है कि नहीं। आपके सामने एक पर्टिकुलर तरीके का मैसेज आया, आप ये पहचानना चाहते हैं कि उसके प्रोपेगेंडा होने की आशंका ज्यादा है कि कम, तो देखिए कि उसका पावर के साथ रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि सत्ता और प्रोपेगेंडा का रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है। सत्ता प्रोपेगेंडा को परपिचुएट करती है। हालांकि ये रिलेशनशिप हमेशा दिखाई नहीं देता, क्योंकि कभी वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर आएगा, कविता के नाम पर आएगा, फिल्म के नाम पर आएगा, न्यूज कंटेंट के नाम पर आएगा, सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर आएगा। लेकिन पहचानने का आसान तरीका है कि उसका नैरेटिव सत्ता को मजबूत कर रहा है या सत्ता के खिलाफ खड़ा है। मोस्ट लाइकली प्रोपेगेंडा सत्ता के साथ खड़ा हो। हिटलर अगर ये चाहते हैं कि ज्यूज के खिलाफ नफरत होगी, तो हिटलर की यह सोच जिस प्रोपेगेंडा को जन्म देगी, वह प्रोपेगेंडा हिटलर की सोच के साथ खड़ा होगा। इसका मतलब है कि पावर और प्रोपेगेंडा का रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है। प्रोपेगेंडा यूजुअली साइड विद पावर। इसलिए जब आप ये कहते हैं नहीं नहीं, देखिए जी, रंग दे बसंती भी तो कोई प्रोपेगेंडा है, सवाल यह है कि रंग दे बसंती सत्ता के साथ खड़ी चीज है या सत्ता के विपक्ष में खड़ी चीज है। प्रोपेगेंडा सत्ता के साथ खड़ा होता है सामान्यतः, और जो प्रोपेगेंडा नहीं है वह सत्ता पर सवाल उठाता है। आपने पहचान लिया ये प्रोपेगेंडा, इसके बाद क्या करना है? व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉल प्रे टू प्रोपेगेंडा। कैसे? आई कैन गिव यू फ्यू वेज, यू कैन डिवाइज योर ओन वेज ऑल्सो। सबसे पहला, प्लीज प्लीज स्लो डाउन योर थिंकिंग। डैनियल कैनमैन की किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसके हिसाब से हमारी सोच दो तरीके से काम करती है। फास्ट थिंकिंग, जिसका मतलब है फास्ट होगी, इमोशनल होगी, ऑटोमेटिक होगी। स्लो थिंकिंग, जिसका मतलब है वो एनालिटिकल होगी और सोच समझ के करने वाली चीज होगी। प्रोपेगेंडा हमेशा टारगेट करेगा फास्ट थिंकिंग को, और आपकी सेफ्टी होगी स्लो थिंकिंग में। इसका मतलब सिंपल है, नेवर रिएक्ट इन अ नी जर्क मैनर। शेयर करने से पहले, भरोसा करने से पहले, यकीन करने से पहले रुकिए, सवाल पूछिए। प्लीज स्लो डाउन योर थिंकिंग, इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए। अगर आप अपनी थिंकिंग को स्लो डाउन करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप इमोशनली नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, आप एक रीजनिंग के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वह रीजनिंग के साथ करने वाला रिएक्शन मोस्ट लाइकली प्रोपेगेंडा ड्रिवन नहीं होगा, या उसके ऐसा होने की संभावना कम होगी। देन ऑब्वियसली, ये बात तो बार बार कही जाती है, इसलिए बहुत समय नहीं लगाऊंगा, यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट मिसिंग तो नहीं था, जो बात कही जा रही है क्या वही बात इतिहास में भी दिखाई देती है, या उसके कुछ और दूसरे रूप दिखाई देते हैं? आप फैक्ट चेकिंग करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें, अलग वेबसाइट्स पे देखें, क्रेडिबल रिसर्च, पब्लिश्ड पेपर्स को देखें, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ऑल्सो ऑब्वियसली, आर्ट इज आर्ट, स्टोरी इज स्टोरी। कहानियों का मतलब ही है एक था राजा एक थी रानी।
कहानी का मतलब है कि वो फिक्शन है, कहानी का मतलब है कि वो कला है। कला को सत्य मानना बंद कीजिए। सेपरेट आर्ट फ्रॉम एजेंडा। अ फिल्म कैन बी वेरी पावरफुल, बहुत शानदार आर्ट फॉर्म है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आर्ट फॉर्म है। उससे अपनी जिंदगी तय मत कीजिए। यू नीड टू सेपरेट आर्ट फ्रॉम एजेंडा। Appreciate art in the way art should be appreciated rather than making it fact or truth. Then ultimately आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में पूरा समाज तो है नहीं। पूरे समाज को तो आप बदल नहीं पाएंगे, पूरे एनवायरमेंट को भी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे इसे तो बदल सकते हैं। प्लीज रेजिस्ट आउटरेज कल्चर। सोशल मीडिया में, परिवारों में, मोहल्ले में, कहीं क्लासरूम में हो रही बातचीत में जो आउटरेज कल्चर है उसे डिस्करेज कीजिए। इंस्टेंट रिएक्शंस मत दीजिए, कॉशियस रहिए, रिफ्लेक्शन, अपने बात विचार कीजिए। क्योंकि जब आप द्रुत किस्म की प्रतिक्रियाएं करते हैं, मोस्ट लाइकली आप प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे होते हैं, कई बार उसे और ज्यादा फैला रहे होते हैं। Next is important. I know it's difficult. I've been trying it for decades now. अपने क्लासरूम से हम लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये होता है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को कल्टीवेट करना। देखिए, बौद्धिकता जो है वह एक विनम्रता की मांग करती है। बौद्धिकता की मांग है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आप इनफैलिबल नहीं हैं। बौद्धिकता की मांग है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपको भी प्रभावित किया जा सकता है, आप भी वल्नरेबल हो सकते हैं। मैं तो हमेशा ठीक हूं, मैंने सोच लिया है, मुझे मत बताओ, इससे बचिए। एक किस्म की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, एक किस्म की बौद्धिक विनम्रता बहुत जरूरी है किसी भी इंसान में। हम ये स्वीकार करें कि हम भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई अछूता नहीं है इससे। आप बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं तब भी, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तब भी, आप बहुत अवेयर व्यक्ति हैं तब भी इस बात की गुंजाइश है कि प्रोपेगेंडा ने आप पर असर कर दिया होगा। इसलिए इस बात की संभावना को मत नकारिए, इतनी विनम्रता तो बचाए रखिए। तो कुल मिलाकर अब तक के वीडियो में आप समझ चुके हैं कि प्रोपेगेंडा जो है उसका मतलब यह नहीं है कि आपका अज्ञानी होना जरूरी है। प्रोपेगेंडा को तो बस आपकी कोई निश्चितता चाहिए, जहां एकदम आप सर्टेन हैं बिना सवाल के। क्योंकि जब आप सर्टेन हैं बिना सवाल के, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी बात पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं। आपको बिना संदेह के, बिना जिज्ञासा के आपको कोई चीज मनवाई जा सकती है। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फिल्म देख रहे हो, कोई हेडलाइन देख रहे हो, टेलीविजन न्यूज देख रहे हो और आपके अंदर एक सर्ज ऑफ इमोशन महसूस हो, भावनाओं का एक ज्वार महसूस हो, तो पूछिए कौन है जो कहानी सुना रहा है, कौन है जो इस कहानी में छूट गया है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं जैसा मैं महसूस कर रहा हूं। क्योंकि आज के युग में अगर आप चारों तरफ के शोर में अपनी बौद्धिकता को सुला देंगे, अपने प्रतिरोध को सुला देंगे, तो प्रोपेगेंडा ही रूल करेगा, वही तय करेगा कि आप क्या करेंगे। सो इस पूरी प्रक्रिया का पालन कीजिए और समझिए कि प्रोपेगेंडा क्या है। बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कहां आपको लगता है कि आप प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए, कहां आपको लगता है कि आप प्रोपेगेंडा पहचान सकते हैं। प्लीज कमेंट एंड शेयर।